हाँ सर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे अविनाश सर, कि ये बताइए कि अगर सेक्टर वाइज अगर चुनना हो तो अभी के माहौल में आपने कुछ नाम अभी लिए, तो कैसे चुनाव करेंगे आप? कौन सा सेक्टर अभी की सिचुएशन में जो आपको लगता है तेज रिकवरी दिखा सकता है करंट के माहौल में, तो क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अविनाश सर? नहीं, आई थिंक सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑटो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर अच्छा लग रहा है। होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। कैपिटल गुड सेक्टर में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आईटी में भी मुझे लगता है कि थोड़ा निवेश करना चाहिए। आईटी भी बहुत बुरी तरह से पिटा है, तो आईटी भी मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो जो लार्ज कैप आईटी कंपनी है वहां पे मौके बनेंगे। मेरे ख्याल से मेटल्स में भी आप पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि नंबर्स चौथे तिमाही के काफी अच्छे आएंगे। प्लस अभी मेटल का आउटलुक अभी भी ओवरऑल मार्केट में काफी अच्छा है। तो डेफिनेटली इसमें आप मेटल्स में फेरस, नॉन फेरस और उसके बाद प्रेशियस मेटल्स भी डाल सकते हो। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज भी हमको लगता है, गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज भी इसमें निवेश का मौका बन सकता है, क्योंकि कंजम्पशन अभी भी चौथे तिमाही में काफी अच्छा होगा। और ये सारे डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है। एटलीस्ट गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस तो डोमेस्टिक फेसिंग वाला धंधा है। तो यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको काफी मौके मिलेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक जो कि रेगुलर हमारे साथ रहते हैं, ट्रेन इन रेंज जी, उनकी टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर की रेड टाई को धरती के अंदर दफन कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से निगेटिविटी आ जाती है। चलिए, अभी फिलहाल के लिए गजब तेजी है, पोर्टफोलियो में बूम हो रहा है। जीआरएससी, मझगांव, बीडीएल, कोची शिपयार्ड सब तेज चल रहा है। अविनाश सर, आप देख लीजिए सर, टाटा टेक्नोलॉजी को क्या लेकर के व्यू है आपका? ये इस पे वो बोल नहीं सकते अंशुल जी, तो आप अगर डिस्कस कर सकें। 555 पे लिया हुआ है, 555 पे कह रहे हैं कि 6 आई महीने का थिंक नजरिया है। देखिए, यहाँ पे नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का अगर कोई रखता है तो डेफिनेटली टाटा ग्रुप कंपनी है, कर्जा मुक्त है, काफी अच्छे सेक्टर जैसे एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेक्टर्स में ये काम करते हैं। दिक्कत ये है कि पिछले एक दो क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर्स है विपुल, वो बहुत ही नरम आ चुके हैं और मार्केट्स इस स्टॉक को अभी ग्रोथ स्टॉक समझता नहीं है। इस कंपनी की हिस्ट्री में जाए तो मुझे याद है जब इसका पब्लिक इशू हुआ था और जब इनिशियली स्टॉक लिस्ट हुआ था तभी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। तो इस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कोई नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट अगर मैं करेक्ट हूं तो ये पब्लिक इशू के प्राइस से भी नीचे गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू जरूर है, लेकिन साल डेढ़ साल का नजरिया रखे। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है और जब भी यहाँ पे टर्न अराउंड आएगा, जो मुझे लगता है शायद अगले साल आना चाहिए, तो उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी आपको दिख सकती है। हम्म। अच्छा सर, एक चीज, एक थीम अच्छी, एक अच्छा सवाल है, ज्योति रंजन जी का है। तो वो ये कह रहे हैं कि सर एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इन सब में काम करने वाली कंपनीज में अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या ये सही रहेगा? दूसरा इनका सवाल है, इस सेक्टर के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर अगर कोई 2-3 कंपनी अगर आप सजेस्ट कर सकें, या कोई अगर आपकी फेवरेट कंपनीज हो, तो चूंकि इनका नज़रिया 5 साल का है, तो मैं चाहूँगा कि फंडामेंटल व्यू आप इस पर ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, तो आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि दो स्टॉक्स हमको पसंद है। एक तो अनंत राज है, जो बेसिकली नोएडा बेस्ड कंपनी है, जो रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेंटर सेटअप बना रही है। इनफैक्ट इनकी डेटा सेंटर की कैपेसिटी करीबन 300 मेगावाट है। अभी तो 50 मेगावाट ऑपरेशनल है। तो अगले 3-4 साल में तो डेफिनेटली डेटा सेंटर बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस से भी बड़ा होगा। स्टॉक आपको करीबन 435-36 में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका नजरिया अगर साल डेढ़ साल भी रहता है तो यहाँ पे 550, 550 का टारगेट प्राइस मिलेगा। इस साल हमको लगता है कि कम से कम 550 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 426 करोड़ था। और दूसरी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही पब्लिक इशू के बाद में भी बहुत अच्छी चली है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एसआईपी अप्रोच से आप पैसा लगाइए, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो स्पेस में ये काम करती है। बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्पेस है और ऑर्डर बुक अच्छी है। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। और ये डेफिनेटली एआई, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली नेटवेब और अनंतराज, ये दो विकल्प आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में खरीद सकते हैं और आपका डेफिनेटली 1.5-2 साल में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक। अच्छा, एक जो है शेयर पे राय जानना चाहूँगा मैं आप लोगों की, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी पे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने जो है रेगुलेटेड गैस प्राइसेस जो ओएनजीसी को और ऑल इंडिया को मिलता है, उसकी कीमतें बढ़ा करके $7 MMBTU कर दी है। हालांकि अभी जो है
जो है मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा सेंटिमेंट ओएनजीसी के लिए ख़राब कर सकता है क्या? अंबाला मैम आप बताइए पहले, और अब तेज़ी से ज़रा इसका गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लेकर के आ जाइए, क्योंकि ऊपर से तेज़ी से नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले टेक्निकल पे व्यू और फिर जाएंगे अविनाश सर के पास, फंडामेंटल कितना असर पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले तो हमको एक चीज समझने की जरूरत है, इफ गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ओएनजीसी की मार्केट में, बिकॉज इसका प्रोडक्ट लाइन ही ऐसा है। अगर आप अपस्ट्रीम वगैरह की बात करें, डाउनस्ट्रीम की बात करें, तो भारत में अगर खनन हो रहा है इस चीज में तो इसका नाम है यहाँ पर। दूसरी बात ये कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है प्राइस पर, मुझे नहीं दिख पा रहा है विपुल जी। मैं इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ और अभी 287 पर है। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमको यहाँ पर 305 का भाव अगले हफ्ते तक भी दिख सकता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं कि आपने जैसे अविनाश जी के लिए भी पूछा है कि इसमें फंडामेंटल दोनों रिव्यू चाहिए, तो एज एन इन्वेस्टर जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 10% का तो मिनिमम, इस ईयर की बात कर रही हूँ, बाय 2026 एंडिंग दिसंबर 2026 तक, तो कम से कम 10% का रिटर्न तो आपको मिलना ही चाहिए और मिल जाएगा। रही बात एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम 350 का इसका पॉसिबल टारगेट है, वीक नहीं है स्टॉक, पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक, अविनाश सर को जाना है, तो अविनाश सर आपका लास्ट कमेंट क्या होगा अभी ओएनजीसी को लेकर के, और इस खबर पे कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए 10-12% का मूव तो ओएनजीसी में पॉसिबल लग रहा है, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि देखिए अभी ओएनजीसी के जो प्रॉफिट्स बनते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ये प्रॉफिट्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लॉसेस को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार कोशिश कर रही है कि ओएनजीसी में जितना भी बेनिफिट होता है वो कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे इन कंपनीज को सहना ना पड़े। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो गिरावट है वो शायद अभी थोड़े टाइम के बाद रुकेगी। आईओसी में आज ज्यादा बिकवाली है क्योंकि एटीएफ की कीमतें बढ़ी है और ये सबसे बड़ा प्लेयर है। पुराना एटीएफ जो इनके पास है, तो इसका मतलब है इनको काफी लॉसेस भी हो सकते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म में होगा। लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि जैसे जैसे एविएशन मार्केट बढ़ेगा, आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेनिफिट करेगी। लेकिन ओएनजीसी में वही निवेशक पैसा डाले जो कम से कम 12 से 15 महीने में निवेश रहना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है और इतना जल्दी भागता नहीं है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, बट 10-12% साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, अविनाश सर थोड़ी सी, क्योंकि जब हम मुंबई से शो कर रहे हैं तो जूम को लेकर के वो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, तो मुझे धन्यवाद आपको करना होगा क्योंकि अगले मेहमान वेट कर रहे हैं। तो आज के लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर रहेगा सर आपकी तरफ से? नहीं, इनफैक्ट विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने शो पे बात किए, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स को हमने वही स्टॉक्स बताए। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए तो